भार्गव कुंद्रा की बात सुनकर शैफाली कुछ देर तक शांत रहती है और फिर अपने पास से एक बहुत पुराना कागज निकालती है जो टेपों से चिपकाया गया था। शैफाली फिर उस नक्शे को भार्गव कुंद्रा की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, यह है वह नक्शा, लेकिन इसे आप मुझे वापस कर दीजिएगा। यह मेरे पिता की आखिरी निशानी है जो उन्होंने मुझे मरने से पहले दी थी। इसके बाद भार्गव कुंद्रा उस नक्शे को अपने हाथ में लेते हैं और फिर उस नक्शे को देखते हुए उसकी आंखों की पुतलियों का रंग अचानक बदलने लगता है और काले से हरे रंग की हो जाती है और फिर वापस से काले रंग की हो जाती है। इसके बाद वह नक्शे को एक राजीव सिन्हा, शकुंतला अवस्थी और चंद्रकला रेड्डी को देखने के लिए देता है और उनके साथ भी वही होता है जो भार्गव कुंद्रा के साथ हुआ था। इसके बाद शैफाली को उसका नक्शा उसे दे देते हैं। शैफाली फिर उनसे पूछती है कि क्या हुआ, आपकी आंखें हरे रंग की क्यों हो गई थी, जिसके जवाब में भार्गव कहता है, क्या तुम्हें पता है तुमने जिन लोगों को इस नक्शे को पढ़ने के लिए दिया था उनकी मौत क्यों हुई? हाँ, मैं जानती हूँ, शैफाली सीधा जवाब देती है। शैफाली की बात सुनकर चारों फिर से हैरान हो जाते हैं और चंद्रकला रेड्डी शैफाली से पूछ ही लेती है, क्या तुम्हें सच में पता है कि उन सब की मौत की वजह क्या है? शैफाली फिर एक गहरी सांस लेती है और कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, उन सब की मौत इस नक्शे में छुपे कर्ज यानी श्राप की वजह से हुई है और जो कोई भी उस श्राप को पढ़ लेता है जो इस नक्शे के अंदर गुप्त रूप से लिखा हुआ है, वह मारा जाता है। अब आप सबके सवाल खत्म हो गए होंगे, तो क्या मैं वापस अभी जा सकती हूँ? क्योंकि मुझे दक्ष से मिलने हैं, वो वापस आ गया है, कहीं वह मेरे वहां पहुंचे से पहले ही चला ना जाए। शैफाली ने इतना कहा ही था कि शैफाली का मोबाइल बजता है और कॉल उठाने के बाद दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैम वह चला गया, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे बहुत ही जरूरी काम है करके चला गया और हम उसे रोक नहीं पाए। हमने उसका पीछा भी किया लेकिन वह अचानक कहीं गायब हो गया। जिसके बाद शैफाली कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, तुमने अपना काम किया, लेकिन पता करो कि वह इस वक्त कहाँ जा रहा है। मैं अब कल ही आती हूँ। इसके बाद शैफाली कॉल कट कर देती है और फिर राजीव सिन्हा के तरफ देखने लगती है। जिसके बाद राजीव सिन्हा कहता है, कोई बात नहीं, तुम कल चले जाना। इसके बाद राजीव सिन्हा अपनी पोती अमृता को बुलाते हुए कहता है, अमृता यहाँ आओ। जिसके बाद अमृता वहाँ आती है और उन्हें दादाजी यानी राजीव सिन्हा के पास आकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद राजीव सिन्हा उससे कहता है, इससे मिलो, यह है शैफाली, आज यह यही रुकने वाली है, इसलिए तुम इसे अपने साथ अपने कमरे में रख सकती हो। इसके बाद अमृता शैफाली के सामने आकर खड़ी हो जाती है और शैफाली की खूबसूरती को देखते हुए कहती है, दीदी मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ, आपकी खूबसूरती का क्या राज है? मुझे भी आपकी तरह ही ब्यूटीफुल बनना है। अमृता के सवाल का शैफाली जवाब दे पाती उससे पहले अमृता उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए सीढ़ियों ऊपर लेकर जाने लगती है और उससे उसके ब्यूटी टिप्स पूछ रही थी और शैफाली उसे बताती जा रही थी। इसके बाद दोनों अमृता के कमरे के अंदर भी चले जाते हैं। उन दोनों के वहां से जाने के बाद राजीव सिन्हा अपने दोस्तों को देखता है और उन तीनों से कहता है, आखिर यह दक्ष सक्सेना कौन है, पता लगवाओ, क्योंकि मेरी इस लड़के से मिलने की बहुत खुजली हो रही है और बहुत दिलचस्प भी लग रहा है। एक ऐसा लड़का जिसने नक्शे में छुपे श्राप तक को खुद पर हावी नहीं होने दिया और उसने उस नक्शे को नया बनाकर शैफाली को दे दिया। अब तो भले ही हमें नक्शे को समझने में 2 साल लग जाए, लेकिन मैं एक बार इस दक्ष सक्सेना से मिलना चाहूंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल कहता है यह हम में से ही कोई एक है। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं और फिर अगले दिन सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इसी तरह फिर धीरे धीरे दिन गुजरते रहे और राजीव सिन्हा अपने दोस्तों और उनके द्वारा लाए गए आदमियों के द्वारा उस फटे पुराने नक्शे को फिर से सुलझाने की कोशिश करने लगे।
और दूसरी तरफ नैनीताल में देवकी और यशोदा दक्ष के लिए लड़की खोज रहे थे। फिर दिन गुजरते गए और 2 साल बीत गए और एक दिन नैनीताल में सक्सेना परिवार के घर यानी जहां दक्ष का परिवार रहता है, उस दिन सुबह सुबह घर के टेलीफोन की रिंग बजने लगी, जिसे घर में काम करने वाले एक नौकर ने उठाया। फिर वह नौकर किसी को बुलाने के लिए वहां से जाने लगा, लेकिन तभी वहां एक लड़की आ गई जिसने 2 छोटी कर रखे थे। यह कोई और नहीं बल्कि देवकी की बेटी शिवानी है और वह उस नौकर को देखते हुए कहती है, क्या हुआ भैया, किसका कॉल है? जिसके बाद वह नौकर कहता है, आपके बड़े दादाजी का कॉल है। उस नौकर की बात सुनकर शिवानी घर में जोर से चिल्लाती है, दादाजी, माँ, पापा, बड़ी माँ, बड़े पापा, सभी यहाँ आइए, बड़े दादाजी कॉल आया है। शिवानी की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है और सभी के कानों यह आवाज पड़ती है तो सभी जल्दी जल्दी अपने अपने कमरों से निकलते हैं और मैन हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां पर शिवानी टेबल के ऊपर बैठकर फोन पर बातें कर रही थी। लेकिन सभी लोग शिवानी के पास पहुंच पाते तभी शिवानी ने कॉल रख दिया और फिर वह टेबल से उठती है और सभी को देखते हुए कहती है, ओहो, आप सभी ने देरी कर दी, दादाजी ने तो कॉल कट कर दिया, लेकिन आप सभी दुखी मत होना। उन्होंने कहा अही कि दादाजी और दक्ष भैया कल सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। यह सुनकर यशोदा वही सोफे पर बैठ जाती है और उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं, जिसे देखकर देवकी यशोदा के पास बैठ जाती है और उससे कहती है, दीदी आप रो रही हो? जिसके जवाब में यशोदा कहती है, नहीं, यह तो खुशी के आंसू है। कल सालों दाब में अपने बेटे से मिलने वाली हूँ, मतलब हमारे बेटे से, इसलिए ये खुशी के आंसू निकल रहे हैं। इसके बाद शिवानी भी यशोदा के पास जाकर बैठ जाती है और यशोदा के गले लगते हुए कहती है, माँ, आप भैया के आने के बाद आप मुझे भूल तो नहीं जाओगे? जिसके बाद यशोदा उसे अपनी बाहों भरते हुए कहती है, तुम तो मेरी बेटी हो और हमेशा मेरी बेटी रहोगी, भूलना तो बहुत दूर की बात है। अब सब चलो, कल दक्ष आ रहा है, इसलिए घर को सजा दो और कल कोई कहीं नहीं जाएगा, सब अपने अपने कामों से छुट्टी ले लो। यशोदा इतना ही कह पाती है कि तभी वहां पर शिवा सुधीर के साथ आ जाता है और शिवा उनकी यशोदा की बात सुनकर कहता है, क्या घर सजाना है? क्यों, कल कोई त्योहार है क्या? सुधीर भी शिव की बात में हामी करते हुए कहता है, हाँ भाभी जी, कल कोई त्योहार है क्या जो पूरा घर सजाने के लिए बोल रहे हो? जिसके बाद युग कहता है, उन दोनों को देखते हुए कहता है, शायद सब भूल चुके हैं, कल दीपावली है और साथ कल दक्ष अपने दादाजी के साथ घर आ रहा है, इसलिए घर सजाने की बात कर रहे हैं। युग की बात सुनकर शिवा और सुधीर एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर सुधीर हंसते हुए युद्ध और शिखर को देखता है और उन दोनों से कहता है, भाई यह तो खुशी की बात है, मैं तो यहाँ शिवा को अपने साथ पुलिस स्टेशन तक एक काम से लेकर जाने के लिए यहाँ बात करने के लिए आया था, लेकिन अब तो यहाँ से अब मीठा खाकर ही जाऊंगा। लाओ भाई मिठाई लाओ, मुंह मीठा कर लूं। तभी शिवानी टेबल से चॉकलेट का पैकेट उठा के सुधीर को देते हुए कहती है, लीजिए अंकल, चॉकलेट खा के मुंह मीठा कर लो, अब ठीक है ना? सुधीर शिवानी के हाथ से चॉकलेट लेता है और फिर शिवानी के गाल को चूमते हुए कहता है, यह हुई ना बात बेटा। इसके बाद सुधीर शिखर को देखते हुए कहता है, अरे शिखर, मैं तुम्हारे बेटे को पुलिस स्टेशन तक ले जा लूं क्या? वो दरअसल मेरी कार पंचर हो गई है तो सोच रहा था क्यों ना शिवा मुझे अपनी बाइक से मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दे। जिसके बाद शिखर मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? सुधीर भाई, शिवा आपको छोड़ देगा। इसके बाद शिखर शिवा को देखते हुए कहता है, बेटा जाओ, अंकल को पुलिस स्टेशन तक छोड़ दो और आते समय कुछ मिठाई ले आना। घर में जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए और उनके परिवार के लिए, ठीक है? शिवा हाँ में अपना गर्दन हिलाता है और वहां से सुधीर के साथ निकल जाता है। उन दोनों के वहां से जाने के बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं और घर को सजाने लगते हैं। वही शिवा और सुधीर पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद शिवा को अपने केबिन में ले जाता है
और एक फाइल निकालकर शिवा को दिखाते हुए कहता है, बेटा क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? यह मेरे लिए बहुत जरूरी, अगर तुम इसकी दूसरी कॉपी बना देते तो मेरी बहुत मदद हो जाती। शिवा फिर मुस्कुराते हुए कहता है, अंकल आपको पता है ना, आप मुझे इसकी डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए कह रहे हैं जो ओरिजिनल लगे और कोई इस बात का पता ना लगे पाए। लगता है इस बार आपके हाथ कुछ ऐसा लगा है जो किसी बड़ी मिस्ट्री का हिस्सा है। सुधीर धीमी आवाज में कहता है, शिवा बेटा थोड़ी धीरे बोले, यह कोई मामूली फाइल नहीं है। इसके बाद सुधीर उस फाइल को खोलकर दिखाता है और जिसमें एक नक्शा है उसे दिखाते हुए शिवा से कहता है, देखो यह किसी नक्शे का टुकड़ा है। इसके बाद शिवा उस नक्शे को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन तभी वहां पर अचानक डीजीपी आ जाते हैं और सुधीर को देखते हुए सीधा कहता है, सुधीर क्या वह फाइल तुम्हारे पास है? सुधीर डीजीपी को सैल्यूट करते हुए कहता है, सर आप यहाँ, मैं कल आपको फाइल देने के लिए आने ही वाला था। लेकिन डीजीपी सुधीर को की बात को काटते हुए कहता है, वह सब छोड़ो और तुम उस फाइल को लेकर बाहर आओ। इतना कहने के बाद डीजीपी उस केबिन से निकल जाता है। डीजीपी ने तो शिवा को देखा तक नहीं। डीजीपी के जाने के बाद सुधीर फाइल को बंद कर देता है और शिवा को देखते हुए कहता है, अब रहने दो बेटा, लगता है यह फाइल अब हमारे हाथ से जा रहा है। अब तुम यहाँ से घर चले जाओ और इस बारे में किसी से बात मत करना, ठीक है? इतना कहने के बाद सुधीर केबिन से उस फाइल को लेकर निकल जाता है। केबिन से निकलने के बाद सुधीर देखता है कि डीजीपी एक चश्मे वाले अधेड़ उम्र के इंसान के साथ बात कर रहा है। फिर सुधीर उनके पास आकर डीजीपी को फिलर देते हुए कहता है, सर यह रही वह फाइल जो गलत पते में चला गया था। इसके बाद डीजीपी उस फाइल को सुधीर से लेकर उस चश्मे वाला अधेड़ उम्र के इंसान को दे देता है और उससे कहता है, प्रोफेसर एक बार देख लीजिए सब ठीक है ना? इसके बाद वह अधेड़ इंसान उस फाइल को खोलता है और सीधे उस नक्शे को देखते हुए कहता है, सब ठीक है, अच्छा हुआ आपने यह फाइल जल्द जल्द खोज ली, नहीं तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि यह मुझे दिल्ली से कुरियर किया गया था हमारे रिसर्च के लिए, लेकिन पैकिंग के टाइम एड्रेस चेंज हो गया, जिस वजह से यह मेरे घर आने के जगह किसी और के घर चला गया। अब मैं चलता हूँ। डीजीपी साहब आपने जो मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद डीजीपी और वह अधेड़ उम्र का इंसान दोनों साथ में वहां से निकल जाते हैं। और वही दूसरी तरफ दिल्ली में एक कारखाने के अंदर एक हट्टा खट्टा इंसान अपने हाथ में लोहे की रोड पकड़े हुए खड़ा है और उसके सामने एक हट्टा खट्टा इंसान है, लेकिन वह जमीन पर अधमरे हालत में पड़ा हुआ है। और उस कारखाने के अंदर बहुत से लोग भी हैं जो सभी लोग चिटे हुए बदमाश लग रहे हैं। तभी वह रोड पकड़ा इंसान उस अधमरे आदमी को देखते हुए कहता है, तू हमसे गद्दारी करेगा और पुलिस को हमारी जानकारी देगा कि हम कौन कौन से बुरे काम करते हैं, और तूने ही हमारे ड्रग्स को पकड़वाया था ना, अब मर। इतना कहने के बाद वह उस अधमरे इंसान को रोड से एक बार मारता है और दोबारा मारने के लिए रोड उठाता है कि तभी वहां पर 4 व्हीकल आती है और रुकती है और फिर उससे 6 लोग उतरते हैं जो एक दुबले पतले लड़के को पकड़ कर रखा है और फिर उस लड़के को उसी रोड वाले इंसान के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। और फिर उन 6 में से एक आदमी बोलता है, बॉस यही है वह जिसकी वजह से हमें अमित सर के गुस्से का सामना करना पड़ा था। उस आदमी की बात सुनकर वह रोड पकड़ा इंसान उस दुबले पतले लड़के को उसके गर्दन से पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है, जिस वजह से उस दुबले पतले लड़के को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके बाद उस लड़के को वह रोड वाला इंसान छोड़ देता है, जिससे वह लड़का नीचे गिर जाता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। इसके बाद वह लड़का उस इंसान के पैरों में गिरकर उससे कहता है, सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, मैं तो कुरियर कंपनी में काम करने वाला एक मामूली सा वर्कर हूँ और अगर मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत
कत हुई है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे मरना नहीं है, वरना मेरी बीमार माँ और बहन अकेले हो जाएंगे। उनका मेरे सिवा और कोई भी नहीं है, वह दोनों मेरे बगैर मर जाएंगे। यह सुनकर वह हट्टा खट्टा इंसान हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तेरे मरने की खबर जब तेरी माँ के पास पहुँचेगी तो तेरी माँ तो वैसे ही मर जाएगी और तेरे पास पहुँच जाएगी, लेकिन तू तेरी बहन की फिक्र मत करना, उसे मैं अपने साथ रख लूंगा। जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं उसे भी तेरे पास पहुँचा दूंगा। उसके बाद वह इंसान हंसने लगता है। उसको देखकर फिर सभी हंसने लगते हैं और पूरे कारखाने में हंसी गूंजने लगती है। लेकिन उन सभी की हंसी को तोड़ते हुए एक आवाज पूरे कारखाने में गूंजती है, कौन है जिसने कुछ देर पहले 2 बच्चों का एक्सीडेंट करके आया है। पूरे कारखाने में उस आवाज के गूंजते ही वहां पर जो हंसी सुनाई दे रही थी वह रुक जाती है और उस आवाज का पीछा करते हुए उस शख्स को देखने लगते हैं कि आखिर कौन है जिसने उनके बीच दखलंदाजी की है। तभी सभी की नजर उस फोर व्हीकल के पास जाता है जहां एक शख्स अपने मुंह पर सफेद कपड़ा बांधा हुआ है और सफेद शर्ट काली पैंट पहने हुए है। उस ग्रुप का बॉस उसे देखत हुए कहता है, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं ना तू कहाँ है? वह अनजान शख्स दोबारा बोलता है, मैं एक बार फिर बोतल हूँ अगर अब वह सामने नहीं आया है जिसने अभी अभी कुछ देर पहले 2 बच्चों का एक्सीडेंट करके यहाँ आया है, वरना उसकी गलती का खामियाजा तुम सबको भुगतना होगा। इसके बाद उस ग्रुप का बॉस उन लोगों को देखने लगता है जो अभी अभी उस दुबले पतले लड़के को लेकर आए थे। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, बॉस, जब हम इस लड़के को लेकर आ रहे थे तब हमारी गाड़ी 2 बच्चों से टकरा गई, लेकिन हम उन्हें देखे बगैर ही यहाँ इस लड़के को लेकर आ गए, जिसकी वजह से आपको अमृतसर का गुस्सा सहना पड़ा। इसके बाद उनका बॉस सामने आते हुए कहता है, अगर वह सामने नहीं आया तो क्या करेगा? इसके बाद वह अनजान शख्स उसी फोर व्हीकल से एक गन निकालता है और उन पर अंधाधुंध चलाने लगता है और उस गन से निकली हर गोली किसी न किसी की जान लेती जा रही थी। यह देखकर सभी लोग छुपने लगे। जब उस गन की गोलियां खत्म हो गई तब सब लोग बाहर निकल जाते हैं और फिर उस ग्रुप का बॉस सभी को देखते हुए कहता है, मार डालो इसे, जिंदा ना बचने पाए यह नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। इतना सुनने के बाद सभी दौड़कर उस अनजान शख्स की तरफ दौड़कर जाने लगे और उस अनजान के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन देख के लग नहीं रहा था कि कोई भी आदमी उस अनजान शख्स को कोई चोट पहुंचा पा भी रहा था। उल्टा वह अनजान शख्स उन अभी को बहुत बुरी तरह पीट रहा था, जिस वजह से वह सभी लोग यहाँ वहां गिरते जा रहे थे और वह अनजान शख्स सबको मारते पीटते उनके बॉस की तरफ बढ़ते जा रहा था। यह देखकर उन सभी के बॉस को थोड़ा डर लगने लगता है, लेकिन उसका डर कुछ ही देर में दूर हो जाता है। फिर वह अनजान शख्स सबको मारने पीटने के बाद सीधे उनके बॉस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अब वह बॉस उस अनजान शख्स से नहीं डरता है और अपने पॉकेट से एक खंजर निकालता है और अपने हाथ की एक उंगली पर कट मारकर उससे खून निकालता है और उसे उसी खंजर पर लगा देता है और फिर वह खंजर चमकने लगता है। फिर वह उस खंजर से उस अनजान शख्स के ऊपर वार करने लगता है। इस बार वह अनजान शख्स पीछे हटने लगता है। यह देखकर उस ग्रुप का बॉस हंसते हुए कहता है, अब क्या हुआ, निकल गई तेरी साड़ी हेकड़ी। इतना कहने के बाद वह उस अनजान शख्स के ऊपर दूर से ही हमले करता है। इस बार उस खंजर एक रोशनी निकलती है और सीधे उस अनजान शख्स की तरफ जाने लगता है, लेकिन वह अनजान शख्स अपनी जगह से हट जाता है और उस रोशनी से बच जाता है। इसके बाद उस ग्रुप का बॉस लगातार उस अनजान शख्स के ऊपर हमला करते रहता है, लेकिन कोई हमला उस अनजान शख्स को छू तक नहीं पा रहा था। इसके बाद फिर वह अनजान शख्स सीधे उस बॉस की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर उस ग्रुप का बॉस उस अनजान शख्स के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन इस बार वह देखता है यह अनजान शख्स हमलों से बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, बल्कि वह सीधे चलते आ रहा है
और अपने हाथों से उसके सारे हमलों को रोकते जा रहा है, और कुछ हमले तो उसके हाथ से टकराकर उसी के आदमियों के ऊपर जाकर गिरते हैं, जो पहले से ही अधमरे हालत में जमीन पर गिरे हुए हैं, जिस वजह से वह सब मारे जा रहे हैं। यह देखकर उन सभी आदमियों का बॉस घबरा जाता है और हमला करते हुए अपना मोबाइल फोन निकालता है और किसी को कॉल करने लगता है, लेकिन सामने से उसका कॉल कोई भी नहीं उठा रहा था। तभी वह अनजान शख्स उसके सामने आ जाता है और उसका खंजर उससे छीन लेता है और उसी पर उसका खंजर तान देता है और कहता है, कोई आखिरी ख्वाहिश। उस अनजान शख्स की बात सुनकर वह बॉस कहता है, तुमने हमसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, इसका तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद वह अनजान शख्स कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं यहाँ सिर्फ उस इंसान को लेने आया हूँ जिसने एक्सीडेंट किया था, लेकिन फालतू में ही तुमने मुझसे पंगा ले लिया और मौत के करीब आ गए, अब मरो। लेकिन तभी उस ग्रुप के बॉस ने जिसको फोन लगाया था वह फोन उठा लेता है और कहता है, हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ, मुझे इस वक्त फोन क्यों किया, और किया तो क्या है, जल्दी बताओ, मुझे और भी बहुत काम है। जिसकी आवाज वह अनजान शख्स भी सुन लेता है और उसके हाथ से मोबाइल छुड़ा लेता है और अपने कान में लगाकर कहता है, आकर इसकी लाश को अपने साथ ले जाओ, यह मरने वाला है। इसके बाद वह अनजान शख्स कॉल कट कर देता है और खंजर को उसके गले में भोंक देता है, जिस वजह से उसकी वी पर मौत हो जाती है। इसके बाद फिर वह अनजान शख्स एक दीवार की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसके बाद दीवार के पीछे से दो लोग बाहर आते हैं। एक वही आदमी है जिसे उस हट्टे खट्टे बॉस ने अधमरा कर दिया था और दूसरा वही दुबला पतला लड़का है जिसे कुछ देर पहले पकड़कर लाया गया था। उन दोनों के बाहर आने के बाद वह अनजान शख्स उन दोनों को देखते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ से जल्द निकल जाओ और यहाँ पर क्या हुआ था किसी को भी मत बताना। इसके बाद वह दोनों वहां से जाने लगते हैं। दुबला पतला लड़का उस अधमरे इंसान को सहारा देते हुए जा रहा है क्योंकि वह ठीक से चल नहीं पा रहा है। यह देखकर वह अनजान शख्स उन्हें रोकता है और फिर पास ही खड़ी फॉर व्हीकल की छानबीन करने लगता है, जिसमें उसे एक पैसों से भरा बैग मिलता है जिसमें 500 के नोट की गड्डियां हैं। फिर वह उसे बाहर निकालता है और उसे उन दोनों के पास लेकर जाता है और उसे दो हिस्सों में बांट देता है और उन्हें दे देता है और उन दोनों को देखते हुए कहता है, यह तुम दोनों के लिए है, अपना इलाज करा लेना और बाकी के पैसों से अपने परिवार की देखरेख कर लेना। इसके बाद वह दुबले पतले लड़के को देखते हुए कहता है, और तुम अपनी माँ का अच्छे से इलाज करा लेना और उनका ध्यान रखना। इसके बाद वह दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के वहां से जाने के बाद वह अनजान शख्स उस पूरे कारखाने में एक नजर फेरता है। तभी उसे उस कारखाने में एक सीसीटीवी दिखाई देता है और नजर फिराने के बाद उसे और सीसीटीवी कैमरा दिखाई देते हैं। फिर वह कारखाने के एक कमरे में चला जाता है जहां पर बहुत से कंप्यूटर रखे हुए हैं और जहां पर उन सभी कैमरों का फुटेज है। फिर वह वहां से उन सभी सीसीटीवी फुटेज को हटा देता है और अपना एक हाथ आगे लाता है जिसमें आग जलने लगती है और फिर वह उस आग को उस कमरे में लगा देता है और उस कमरे से निकल जाता है। फिर वह ग्रुप के बॉस के पास जाता है और उसके गले खंजर निकालता है और उसे गौर से देखते हुए कहता है, मामूली। इसके बाद उस खंजर के ऊपर हाथ फेरता है और उस खंजर से एक रोशनी निकलती है और उस अनजान शख्स के भीतर चली जाती है और फिर वह अनजान शख्स उस कारखाने से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले एक कागज पर कुछ लिखकर वहां पर छोड़ देता है। कुछ देर के बाद उस कारखाने के अंदर एक शानदार कार आती है और उसके पीछे दो जीप आते हैं। उसने बहुत से लोग उतरते हैं और पहली कार से अमित सिन्हा उतरता है और वहां बिखरी लाशों को देखने लगता है और जोर से बोलता है, किसने किया यह सब। उसकी आवाज पूरे कारखाने में गूंज जाती है।
इसके बाद उसके साथ आए लोग उस कारखाने की छानबीन करने लगते हैं, लेकिन वहां उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे यह पता लगा पाए कि यह सब किसने किया है। अमित फिर चलते चलते उस कारखाने की एक दीवार के पास जाकर रुक जाता है जहां पर एक कागज चिपका हुआ है। फिर अमित उस कागज को दीवार से उखाड़ता है और उस पढ़ता है, मेरा तुम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं बस यहाँ किसी को खोजते हुए आया था और मैंने तुम्हारे आदमियों से उसे मांगा, लेकिन अफसोस तुम्हारे आदमियों ने मुझे वह नहीं दिया और मुझसे पंगा ले बैठे। बस इसी वजह से मैंने इन्हें इनकी सही जगह पहुंचा दी है। एक बात और, जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना। मेरा तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है। इतना पढ़ने के बाद अमित उस कागज को अपने पास रख लेता है और वहां से सीधे अपने घर के लिए निकल जाता है और घर पहुंचकर वह अपने घर वालों को बताता है कि कारखाने में क्या हुआ है। अमित की बात सुनकर सभी चिंता में पड़ जाते हैं और फिर राजीव सिन्हा अमित को देखते हुए कहता है, अमित अभी ऐसा कोई भी कदम मत उठाना, क्योंकि इस वक्त हम लोग एक मिशन की तैयारी कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें किसी अनजान शख्स की वजह से रुकावट आए, बल्कि यह काम तुम किसी ऐसे को सौंप दो जो इस काम कर सके, लेकिन तुम इन सब में मत पड़ना। तुम हारे, हमारे पास और भी काम है और पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। वही इन सब से दूर दिल्ली के ही दक्षिण की और एक होटल के सामने वही अनजान लड़का आता है जिसने कुछ देर पहले सिन्हा परिवार के लिए जो लोग काम करते थे उन्हें मारा डाला था। फिर वह अनजान शख्स अपने मुंह पर बंधा कपड़ा हटा देता ही और उसके पीछे एक सुंदर और हैंडसम चेहरा रहता है। फिर वह उस होटल के अंदर जाने लगता है और अंदर जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर पूछता है कि सुहास सक्सेना का रूम कहाँ है। इसके बाद वह रिसेप्शनिस्ट लड़की उसे एक रूम नंबर बता देती है और वह अनजान शख्स वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वह रिसेप्शनिस्ट लड़की अपना मोबाइल निकालती है और उस अनजान शख्स की तस्वीरें निकालने लगती है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देती है और लिखती है कि आज हमारे होटल में हैंडसम लड़का आया है, कोई जानता है क्या यह लड़का कौन है। इसके बाद तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में शायद सभी लड़कियां ही थी, जिस वजह से उसमें उस अनजान की तस्वीर अपलोड होते ही मैसेजेस की बरसात होने लगी और सबका एक ही सवाल, क्या कोई इस लड़के को जानता है। लेकिन कोई भी इस अनजान शख्स को नहीं जानता था, इसलिए उस होटल की सभी लड़कियां इधर उधर उस अनजान लड़के से मिलने के लिए मौका खोज रहे थे, क्योंकि जिस होटल में वह सभी काम कर रही है वह दिल्ली का सबसे महंगा होटल है, जहां सिर्फ अमीर लोग ही आया करते हैं, नहीं तो किसी को अंदर आने तक की परमिशन नहीं मिलती है। होटल के बाहर से कुछ लोगों को भगा दिया जाता है। अब तक उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि वह लड़का कौन है। वही उसी होटल के एक कमरे के अंदर एक अधेड़ उम्र का इंसान, जिसे देखने में उसकी उम्र 80 से ऊपर लग रही है, जो पालथी मारकर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए है। यह कोई नहीं सुहास है। तभी वहां पर अपने हाथ में चाय लेकर वही अनजान लड़का आता है और सुहास के सामने आकर कहता है, दादाजी चाय पी लीजिए। इसके बाद सुहास धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उस लड़के को देखते हुए कहता है, दक्ष तुम आ गए। यह लड़का कोई और नहीं, दक्ष है, यशोदा और युग का बेटा। इसके बाद सुहास हंसते हुए दक्ष से कहता है, क्या किया तुमने उन लोगों के साथ, हाथ पैर तोड़े या फिर जान से मार दिया। जिसके जवाब में दक्ष कहता है, क्या करता दादाजी, उनकी वजह से 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, जिनमें से एक की वहीं पर मौत हो गई और वह यह देखने के लिए रुके तक नहीं कि वह बच्चे ठीक है या नहीं। इस वजह से मैं आपको वही छोड़कर उनका पीछा करते हुए चला गया और उन्हें गलती की सजा दे दी। इसके बाद सीधे हॉस्पिटल जाकर उन बच्चों के माता पिता को कुछ उन गुंडों के सारे पैसे उन्हें दे दिए और यहाँ चला आया। दक्ष की बात सुनकर सुहास एक गहरी सांस लेता है
और दक्ष से कहता है, याद रहे तुम जो जिस किसी को भी सजा दो वहां अपना कोई सबूत मत छोड़ना। तुम्हारी बातों से मुझे यह तो पता चला गया कि वह अब जिंदा नहीं होंगे, लेकिन याद रखना तुम्हारी वजह से किसी बेकसूर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दक्ष हाँ में अपना गर्दन हिलाता है और कहता है, ठीक है, अब आप आराम कर ले, मैं थोड़ा दिल्ली शहर घूम के आता हूँ, फिर पता नहीं फिर यहाँ कब आना होगा। और वैसे भी आपने मुझे कहा था कि आप रात में अपने किसी दोस्त के घर जाने वाले हैं और इसके बाद कल हमें घर के लिए निकलना है। इसके बाद सुहास हाँ में अपना गर्दन हिलाता है और कहता है, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा, जल्दी आना, फिर मैं तुम्हें रात में अपने एक दोस्त के घर लेकर चलूंगा। ठीक है, अब जाओ। इसके बाद दक्ष उस कमरे से निकल जाता है। लेकिन कमरे से निकलने के बाद दक्ष देखता है कि कुछ लड़कियां एक से कपड़े पहने हुए हैं और सभी कमरों में जाकर कुछ पूछ रही है, लेकिन दक्ष उन पर ध्यान नहीं देता है और कमरे से निकलने के बाद एक दूसरे कमरे में चला जाता है और अपने कपड़े बदलकर बाहर आ जाता है। लेकिन इस बार उसने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था। फिर वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है और वहां पर लगी सभी पेंटिंग्स को देखते हुए नीचे उतरता रहता है और नीचे उसी रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उससे कहता है, क्या आप मुझे बता सकती है कि यहाँ कोई घूमने लायक जगह है? दक्ष की बात सुनकर वह रिसेप्शनिस्ट उसे जवाब देती है, सर यह दिल्ली है, आप जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। वैसे क्या आप इंडिया में नए हैं? इंडिया में अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए किसी को हायर कर देती हूँ जो आपको दिल्ली घुमा सके। वह इंसान आपसे बस कुछ रुपए लेगा दिल्ली घुमाने के लिए। इसके बाद दक्ष उस रिसेप्शनिस्ट लड़की को देखते हुए कहता है, क्या मुझे इस होटल की एक कार मिल सकती है? कुछ देर के लिए, मैं शाम तक वापस कर दूंगा। फिर वह लड़की किसी को कॉल करती है, जिसके बाद वहां पर एक 40 से 45 साल का एक इंसान आता है और वह लड़की उसे बताती है कि दक्ष को एक कार चाहिए। इसके बाद वह इंसान दक्ष को देखता है और कहता है, हेलो सर, मैं इस होटल का मैनेजर शिवकांत हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इसके बाद दक्ष अपने मुंह से अपना मास्क उतारता है और शिवकांत को देखते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम दक्ष है, मुझे दिल्ली शहर घूमना है, जिसके लिए मुझे एक कार चाहिए। क्या मुझे इस होटल के किसी स्टाफ की कार मिल सकती है? दक्ष की बात सुनकर मैनेजर कहता है, हमारे यहाँ पर कार भी उपलब्ध है, आप होटल की ही कार ले जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यह सभी कार आप सभी के घूमने फिरने के लिए ही इस होटल में है। इसके बाद मैनेजर रिसेप्शनिस्ट को देखने लगता है, लेकिन वह लड़की तो दक्ष को एक तक देखे जा रही है। यह देखकर मैनेजर उस लड़की को हिलाते हुए कहता है, काया काया, कार की चाबी सर को दो और इन्हें इनकी कार तक पहुंचाकर आओ। इतना कहने के बाद मैनेजर वहां से चला जाता है। मैनेजर के वहां से जाने के बाद वह लड़की अपना मोबाइल और कार की चाबी उठाती है और एक लड़के को अपने पास बुलाकर कहती है, मैं सर को उनकी कार दिखा के आती हूँ, तब तक तुम यहाँ का काम देख लेना, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद वह दक्ष को देखते हुए कहती है, सर आप मेरे साथ आइए, मैं आपको आपकी कार दिखा देती हूँ। इसके बाद दोनों कार पार्किंग की तरफ लेकर जाने लगती है। उन दोनों को देखकर एक लड़की जो उसी होटल में काम करती है, वह अपना मोबाइल निकालती है और अपने व्हाट्सएप में उनकी चुपके से फोटो निकालकर ग्रुप में डाल देती है और साथ में लिखती है, बकरा फंस गया है, सब काम में लग जाओ। वह लड़की दक्ष को कार पार्किंग में लेकर चली जाती है और एक कार के पास रुककर दक्ष से कहती है, सर यह रही आपकी कार। इसके बाद वह लड़की अपने पास से एक पेन पेपर निकालती है और दक्ष से कहती है, सर आप इस अपना नाम, रूम नंबर और मोबाइल नंबर लिख दीजिए और आप इस कार लेकर जा सकते हैं। इसके बाद दक्ष उससे पेन पेपर लेता है और उसमें वह सब लिख देता है जो उसमें लिखने के लिए कहा गया था। इसके बाद दक्ष वहां से कार लेकर चला जाता है।
दक्ष के वहां से जाने के बाद वह लड़की अपना मोबाइल निकालती है और किसी को कॉल करके कहती है, रूम नंबर 204 जाकर कैमरे लगा दो और याद रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए वरना हम सब इस लड़के से पैसे नहीं ऐंठ पाएंगे। इसके बाद वह लड़की कॉल कट कर देती है। वही दूसरी तरफ होटल के अंदर 4 लड़कियां जो एज जैसे कपड़े पहने हुए उस रूम नंबर 204 के बाहर खड़े हुए हैं। इसके बाद एक लड़की उस रूम का दरवाजा खोलती है और चारों अंदर चले जाते हैं और कमरे में कैमरा लगाने लगते हैं। तभी एक लड़की कहती है, यार मुझे ना आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यह लड़का तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसे छोड़ देते हैं। तभी दूसरी लड़की कहती है, क्या कह रही है, छोड़ दे यार, अगर हमने इसे फंसाया तो कम से कम इससे 5-6 करोड़ की मांग करेंगे और हम सब मालामाल हो जाएंगे। अरे अब तक हमने बहुत से लोगों को अपने जाल में फंसाया है और उन सब से हमने लाखों कमाए हैं, लेकिन इस बार हम करोड़ों कमाएंगे। इसके बाद वही पहली लड़की कहती है, लेकिन आज मेरा दिल नहीं मान रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज हमारा प्लान नाकामयाब होने वाला है। इसके बाद तीसरी लड़की कहती है, अरे शुभ शुभ बोल पगली, और फिर वह चौथी लड़की को देखते हुए कहती है, अब तू बाथरूम में जा और उस लड़के के आने का इंतजार कर, जैसे वह आए तुम अपना काम शुरू कर देना, ठीक है। इसके बाद तीनों लड़कियां उस चौथी लड़की को वही छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद वह चौथी लड़की बाथरूम में जाती है और टॉवल में निकलती है और बिस्तर में जाकर बैठ जाती है और दक्ष के आने का वेट करने लगती है। लेकिन 4 घंटे बीत जाने के बाद भी दक्ष कमरे में नहीं आता, जिस वजह से बिस्तर में बैठे बैठे बोर हो जाती है और वही उसी बिस्तर में सो जाती है। वही शाम के वक्त दक्ष होटल में पहुंचता है और लिफ्ट से सीधे ऊपर जाने लगता है, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट किसी को कॉल करके कहती है, वो आ गया, काम पे लग जाओ। वही दूसरी तरफ दक्ष के रूम में जो लड़की सोई हुई थी वह मोबाइल के बजने से उठ जाती है और कॉल उठाकर उभासी लेते हुए कहती है, क्या हुआ, यह लड़का अभी तक आया क्यों नहीं, मैं यहाँ उसका वेट करते करते सो गई। तभी फोन के दूसरे तरफ से कोई बोलता है, वह लड़का अपने कमरे की तरफ आ रहा है और तुम अपना काम शुरू करो, वह कमरे में पहुंचता ही होगा, ठीक है। इसके बाद कॉल कट हो जाता है। कॉल कट हो जाने के बाद वह लड़की फिर वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धुलकर वापस बिस्तर में आकर बैठ जाती है और फिर से दक्ष का वेट करने लगती है। वही दक्ष अपने कमरे में जाने बजाय अपने कमरे के आगे वाले कमरे में चला जाता है जहां पर सुहास है। उस कमरे के अंदर जाने के बाद दक्ष देखता है कि सुहास तैयार होकर सोफे पर बैठकर न्यूज़ देख रहा है। तभी सुहास को दक्ष के आने की आहट महसूस होती है और वह फिर दक्ष को देखते हुए कहता है, तुम आ गए, घूम लिया दिल्ली। जिसके जवाब में दक्ष कहता है, नहीं दादाजी, बस थोड़ा ही घूम पाया, अगली बार जब आऊंगा तब घूम लूंगा दिल्ली। लेकिन आप बहुत मस्त लग रहे हैं दादाजी सूट में, जिससे आप आज मिलने जा रहे हैं वह कोई महिला तो नहीं है ना दादा जी। इतना कहने के बाद दक्ष हंसने लगता है। इसके बाद सुहास हंसते हुए कहता है, कहा बेटा, मेरी तो उम्र निकल गई है, अब तो तुम्हारे जनरेशन की बारी है। और हाँ, मैंने 4 लड़कियों को तुम्हारे कमरे में जाते हुए देखा था। जिसके बाद दक्ष कहता है, अच्छा यह बात इसलिए सोचूं, जब मैं होटल से बाहर जा रहा था तब एक लड़की चोरी छुपे मेरा फोटो क्यों ले रही है। इसके बाद दक्ष आगे कहता है, दादाजी अब चले हम जहां आपको जाना है। इसी के बाद सुहास बिस्तर के ऊपर रखे कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम इन्हें पहन लो। दक्ष उन कपड़ों को देखते हुए कहता है, आपने सूट पहना है और मेरे ये जीन्स, टी शर्ट और केप, मुझे लगा मैं भी आपके जैसा एक सूट पहनकर आपके साथ जाऊं, लेकिन कोई नहीं, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूं। इसके बाद दक्ष वॉशरूम के अंदर उन कपड़ों को लेकर चला जाता है और नहाने के बाद उन कपड़ों को पहन लेता है और बाहर आ जाता है और सुहास से कहता है, दादाजी चले अब। सुहास दक्ष को देखते हुए कहता है, मेरी ऑनलाइन शॉपिंग तुम पर सूट कर रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, जहां हम जा रहे हैं
तुम वहां पर अपना चेहरा और अपनी शक्तियों को छुपाकर रखना, उनके सामने अपनी शक्तियों को जाहिर मत होने देना। अगर ऐसी नौबत वहां पर आन पड़ती है कि तुम्हें लड़ना पड़ जाए तो सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति से ही लड़ना ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे पास एक जंग लगी तलवार हुआ करती थी, वह उन्हीं लोगों के पास है। सुहास की आखिरी की बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगती है और वह कहता है, अब तो जल दी, चलो दादाजी हम जाते हैं। और वह तलवार ले आते हैं। दक्ष को इतना खुश देखकर सुहास कहता है, अरे रुको रुको, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। मैं वहां उस तलवार को मांगने की कोशिश करूंगा, अगर दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके से उसे ले लेंगे। अब चालो जरा उन सब की एक खबर लेकर आते हैं और उन्हें कुछ समझकर भी आते हैं। इसके बाद दोनों होटल से निकल जाते हैं और होटल के रूम नंबर 204 के अंदर वह लड़की अभी भी अंदर ही है, लेकिन वहां दक्ष अभी तक नहीं आया था। यह सब देखकर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपने कपड़े बदलती है और कमरे में यहाँ वहां देखती है और कहती है, अब यहाँ आई हूँ तो कुछ कुछ इसका लेकर ही जाऊंगी, खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इसके बाद वह लड़की दक्ष का सामान खोजने लगती है, लेकिन उसे दक्ष का सामान कहीं नहीं मिलता है, बस उसके कुछ कपड़ों के अलावा। और फिर वह लड़की अपना पैर जोर से पटकती है और कमरे से बाहर चली जाती है और अपने साथियों को बताती है कि वह लड़का कमरे में आया ही नहीं। इसके बाद पहली लड़की कहती है, अभी अभी कुछ देर पहले वह लड़का अपने कपड़े बदलकर एक बूढ़े इंसान के साथ यहाँ से बाहर निकला है। इसके बाद वही चौथी लड़की कहती है, क्या इसका मतलब हम सब ने गलत कमरे में कैमरा लगाए और मैं फालतू में ही उस कमरे में बैठी रही। इसके बाद वही रिसेप्शनिस्ट लड़की उनसे कहती है, तुम सब सही कमरे में गए थे, लेकिन यह लड़का उसके साइड वाले कमरे में चला गया था, क्योंकि साइड वाले कमरे में जो बूढ़ा इंसान है वह उसका कोई रिश्तेदार है जिसके कमरे में वह लड़का था। और अब पता नहीं वह लोग कहाँ चले गए घूमने के लिए। और मैनेजर ने उस बूढ़े इंसान को कोई तकलीफ ना पहुंचे बोला है, इसलिए इन दोनों को जाने दो और दूसरा बकरा खोजो। लेकिन वही चौथी लड़की बीच में ही कहती है, मैं इस लड़के की वजह से मुझे परेशानी हुई है, इसलिए मैं अब इस लड़के को ही अपना शिकार बनाऊंगी। घूम फिर के वापस वह लड़का अपने रूम में ही आएगा ना, और मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरा साथ दो और नया प्लान बनाओ। इसके बाद सभी नया प्लान बनाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ दक्ष कार को दिल्ली की सड़कों पर चला रहा था और कार की छोटी सी स्मार्ट स्क्रीन पर एक एड्रेस टाइप करके उस डायरेक्शन में कार को ले जाने लगता है। वही दिल्ली में स्थित एक बड़ा सा घर जिसके चारों ओर मैदान है। यह सिन्हा परिवार का घर है और रात का वक्त है। सभी घर के में हॉल में बैठे हुए हैं, जिसमें चंद्रकला रेड्डी, वीरप्पन रेड्डी, राजीव सिन्हा, चंद्रेश सिन्हा, चंद्रिका सिन्हा और अमित सिन्हा बैठे हुए हैं। सभी आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं। तभी वीरप्पन रेड्डी राजीव सिन्हा से कहता है, मैं कल दीपावली है, लेकिन साक्षी बहन और मेरी नातिन अमृता नहीं है, कब तक आएंगे यह दोनों देहरादून से। जिसके जवाब में राजीव सिन्हा कहता है, कल दोपहर तक दोनों पहुंच जाएंगे घर, इसलिए उनकी चिंता मत। साक्षी गई है अमृता को लेने उसके हॉस्टल, फिर कल सभी मिलकर दीपावली का उत्सव मनाएंगे। सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक नौकर आता है और राजीव सिन्हा को देखते हुए कहता है, सर गेट के बाहर एक कार आई है जिसमें 2 लोग हैं, एक ड्राइवर है और एक सूट पहना हुआ बुजुर्ग इंसान है जो अपने आप को आपका और रेड्डी मेम को अपना दोस्त बता रहा है। वह आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें अंदर आने दूं या फिर उन्हें जाने के लिए कह दूं यहाँ से। उस नौकर की बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यह कौन इस वक्त आ गया जो हमारा दोस्त है। इसके बाद राजीव सिन्हा वहां पर बैठे सभी लोगों को देखते हुए कहता है, क्या किसी ने अपने किसी दोस्त को बुलाया है। जहां तक मुझे याद है
मैंने तो ऐसे किसी को भी नहीं बुलाया है। जो नौकर यह खबर लेकर उनके पास आया था वह फिर से बोल पड़ता है, सर उस इंसान ने मुझे एक बात और बोली थी कि वह इंसान आप दोनों का पुराना दोस्त है, जिसे देखने भर से ही आप उन्हें पहचान लेंगे और आपके बेटे और बहू भी उसे पहचानते हैं। यह बोला था उसने मुझे। उस नौकर की बात राजीव सिन्हा उस नौकर से कहता है, ठीक है, उसे अंदर ले आओ। इसके बाद नौकर वहां से चला जाता है। नौकर के जाने के बाद सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उन सभी को बाहर से कार की आवाज सुनाई देती है। इसके कुछ देर के बाद घर के बड़े से दरवाजे से दो लोग अंदर आते हैं। एक लड़का जिसने जीन्स शर्ट और केप पहने हुए है और अपने मुंह में मास्क लगाए हुए है, और उसके साथ एक बूढ़ा इंसान है। यह दोनों दक्ष और सुहास है जो सिन्हा परिवार के घर आए हैं। पर वह दोनों चलते हुए घर के अंदर की ओर बढ़ते रहते हैं। फिर वह दोनों उन सभी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उन सभी को देखने लगते हैं। राजीव सिन्हा, चंद्रकला रेड्डी, चंद्रेश सिन्हा और चंद्रिका सिन्हा सुहास को देखकर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और सुहास को देखने लगते हैं। सभी खड़े होकर सुहास को देखने लगे, जिसे देखकर सुहास हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो। और फिर एक खाली सोफे पर बैठ जाता है और दक्ष उसके साइड में खड़ा हो जाता है। इसके बाद वह सब भी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इसके बाद चंद्रेश सिन्हा सुहास को देखते हुए कहता है, प्रोफेसर आप अभी तक जिंदा है। यह सुनकर सुहास कहता है, तो क्या मुझे मर जाना चाहिए था अब तक? चंद्रेश जवाब में कहता है, नहीं नहीं प्रोफेसर, आप इतने सालों तक लापता थे ना, तो मुझे लगा कि आप मर चुके होंगे। जिसके बाद सुहास हंसते हुए कहता है, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो अपने तोते पोतियों के साथ अपनी जिंदगी बितानी है। सुहास की बात सुनकर चंद्रकला कुछ सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है, पोते पोतियों के साथ क्या यह पॉसिबल हो सकता है? जिसके जवाब में सुहास कहता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरे तो 2 पोते और 1 पोती है जिनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। तभी चंद्रिका कहती है, मगर हमने तो आपके परिवार को इतना कहने के बाद चंद्रिका अपनी बात को बीच में ही रोक लेती है और सुहास को देखते हुए कहती है, लेकिन आप अब हमारे सामने क्यों आए हैं? आपको डर नहीं लग रहा है कि हम आपको अभी इसी वक्त मरर सकते हैं? इसके बाद सुहास मुस्कुराकर कहता है, इसी वजह से ही तो मैं यहाँ तुम सबके सामने आया हूँ कि मैं अब शांति के साथ अपनी बची कुची जिंदगी बिताना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब मुझे शांति की जिंदगी जीने दो। मैं किसी भी प्रकार का बैर नहीं रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सभी प्रकारों के कामों से दूर रहना चाहता हूँ और मेरे पास तो अब तुमसे लड़ने एक लिए कोई शक्तियाँ भी नहीं हैं। इसके बाद राजीव सिन्हा सुहास को देखते हुए कहता है, तुम अपने ड्राइवर के सामने शक्तियों की बात कैसे कर सकते हो? अगर इसने बाहर इन सब के बारे में बता दिया तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि अगर बाहर हमारी अजीबो गरीब शक्तियों के बारे में पता चला तो हम दुनिया की नजरों के सामने आ जाएंगे? चिंता मत करो, यह किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। यह मेरे साथ है और मेरे साथ ही रहता है, समझ लो यह मेरा दोस्त है, सुहास कहता है। इसके बाद चंद्रकला कहती है, तुम तो पहले से भी बूढ़े लग रहे हो, लेकिन हड्डियों में अभी भी बहुत दम है। लगता है शक्तियां जाने के बाद तुम उम्र के साथ और बूढ़े होते जा रहे हो। जिसके जवाब में सुहास सिर्फ हाँ में अपना सर हिला देता है। इसके बाद फिर वीरप्पन रेड्डी सुहास को देखते हुए कहता है, सुहास अच्छा तो वह तुम हो जिसे सालों से हम लोग खोज रहे थे, लेकिन तुम खुद ही हमारे सामने आ गए। तुम यहाँ जिस काम से आए थे वह तो तुमने बता दिया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ और भी कुछ लेने के लिए आए हो? तभी सुहास उसे जवाब देता है, नहीं, मैं आज ही विदेश आया हूँ, सीधे दिल्ली में लैंड हुआ तो सोचा कि अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स को देख लूँ और इन्हें यह भी बता दूँ कि मुझे शांति से जिंदगी जीने दे, बस इतना ही और कुछ नहीं।
सुहास अपनी बात खत्म करता है कि तभी दक्ष जो चुपचाप खड़ा हुआ था वह सुहास के कान में कुछ कहता है, जिसके बाद सुहास उसे देखने लगता है, जिसके बाद दक्ष उस घर के एक दीवार की तरफ उंगली दिखाने लगता है, जिसके बाद सभी उस दिशा में देखने लगते हैं। यह देखकर सुहास उन सभी से कहता है, यह तो मेरी जंग लगी तलवार के टुकड़ों में से 2 हिस्से हैं, क्या मेरा ड्राइवर उन्हें देख सकता है? जिसके बाद चंद्रकला अमित से कहती है, अमित जाओ इस लड़के को वह टुकड़े दिखा दो। इसके बाद अमित अपनी जगह से उठता है और दक्ष को अपने साथ आने का इशारा करता है और दोनों उस दीवार के पास चले जाते हैं। उस दीवार पर तलवार के 2 टुकड़े रखे हुए हैं जिनमें जंग लगी हुई है। फिर दक्ष उन्हें गौर से देखने लगता है। तभी दक्ष अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और उन दोनों हिस्सों को अपने हाथों में लेकर सुहास की तरफ जाने लगता है। यह देखकर अमित दक्ष को रोकते हुए कहता है, रुको, तुम इन्हें कहीं नहीं ले जा सकते। तभी सुहास दूर से ही अमित को कहता है, चिंता मत करो, वह उन्हें नहीं ले जा रहा है, वह उन्हें मेरे पास लेकर आ रहा है। जिसके बाद चंद्रकला भी आंखों से अमित को शांत रहने को कहती है, जिस वजह से अमित दक्ष को कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद दक्ष उन दोनों हिस्सों को लेकर सुहास के पास आ जाता है और फिर सुहास के साइड में आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद सुहास राजीव सिन्हा और चंद्रकला रेड्डी को देखते हुए कहता है, इस लड़के को पुरानी चीजें या और एंटीक चीजें रखने का शौक है, क्या तुम दोनों तलवार के इन दोनों हिस्सों को इस लड़के को देना पसंद करोगे? इसके बाद राजीव सिन्हा कहता है, यह तलवार दोनों हिस्से इस घर का ही एक हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन यह लड़का इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है, तो तुम्हें हमारे कुछ आदमियों के साथ 2-2 हाथ करना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी हड्डियों में कितना दम है। चंद्रकला भी यही बात कहती है। इसके बाद तो फिर वीरप्पन रेड्डी भी बोल पड़ता है, हाँ सुहास, मैं भी देखना चाहता हूं कि जिस इंसान को खोजने के लिए मेरे परिवार ने दिन रात एक कर दिए थे, आखिर वह कितना ताकतवर है। जिसके बाद सुहास कहता है, मेरे पास अब कोई भी शक्तियां नहीं है और तुम्हारे ग्रुप के हर मेंबर के पास तो कुछ शक्तियां तो होंगी ही, और मैं बिना शक्तियों के बेकार ही हूँ शक्तियों के सामने। जिसके बाद चंद्रकला कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें एक बार देखा था जब तुम जवान थे, तब तुम्हें शक्तियां भी नहीं मिली थी, तब तुमने उन गुंडों के साथ क्या किया था और तुम कह रहे को कि तुम बेकार हो। चलो, मैं तुम्हारे बिना शक्ति वाले आदमियों को बुलाती हूँ, अगर तुम उनसे जीत गए तो यह तलवार के दोनों हिस्से तुम्हारे, वरना उनके हाथों मर जाना। जिसके बाद हम तुम्हारी समाधि यही बना देंगे और तुम्हारी फोटो भी इन तलवार के हिस्सों के साथ इसी दीवार पे टांग देंगे। चंद्रकला की बात सुनकर सुहास शांत रहता है, उन्हें कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन दक्ष चंद्रकला की बात सुनकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सुहास उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे आगे बढ़ने से रोक लेता है। यह देखकर वीरापन रेड्डी कहता है, तुम हमारी बात सुनकर शांत हो, लेकिन तुम्हारे ड्राइवर को बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो क्यों ना इसे ही लड़ने के लिए बोल दो, वैसे भी इसे ही तो यह दोनों तलवार के हिस्से चाहिए। इसके बाद सुहास अपनी जगह से उठता है और दक्ष के कानों में कुछ कहता है। इसके बाद वह राजीव सिन्हा और चंद्रकला रेड्डी को देखते हुए कहता है, मैं तो नहीं लड़ सकता हूँ, तो क्या मैं अपनी जगह अपने स्टूडेंट को भेज सकता हूँ? स्टूडेंट? अच्छा, तो यह तुम्हारा स्टूडेंट है। तभी सोचूं यह चंद्रकला की तरफ अचानक क्यों बढ़ने लगा। ठीक है, तुम्हारी जगह तुम्हारा स्टूडेंट लड़ेगा, लेकिन इसके अंदर से मुझे इसमें किसी भी प्रकार की शक्तियां महसूस नहीं हो रही है। इसका मतलब इसमें कोई भी शक्तियां नहीं है, इसलिए इसके साथ बिना शक्तियां वाले लोग लड़ेंगे। राजीव सिन्हा सुहास से कहता है। सुहास फिर दक्ष को देखते हुए कहता है, लो, तुम्हें जो चाहिए था वह तुम्हारे सामने है, इसलिए यह मौका मत छोड़ना, और मैंने पहले जो बातें तुम्हें समझाई थी उसका ध्यान रखना। सिर्फ शारीरिक शक्ति ठीक है। दक्ष हाँ में अपना सर हिला देता है। इसके बाद सुहास राजीव सिन्हा को देखते हुए कहता है, तो चले मैदान में।
इसके बाद फिर सभी लोग घर के ही मैदान में चले जाते हैं, जिस मैदान के चारों ओर लाइट लगी हुई है, जिससे मैदान में प्रकाश हो रही है, जहां पहले से ही 20 हट्टे खट्टे आदमी खड़े हुए हैं, जिन्हें देखते हुए राजीव सिन्हा सुहास कहता है, सुहास, इनमें से ही किन्हीं दो को चुन लो और अपने स्टूडेंट को लड़ने के लिए भेज दो, लेकिन याद रहे यह लड़ाई जिंदगी और मौत की भी हो सकती है, इसलिए एक बार और सोच लो, नहीं तो यह हट्टे खट्टे दिखने वाले आदमी तुम्हारे स्टूडेंट को कहीं मार ना डाले। इसके बाद सुहास दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, जाओ किन्हीं दो चुन लो और उन्हें हरा के आओ, लेकिन याद रहे उन्हें जान से नहीं मारना है। सुहास की बात सुनकर दक्ष अपने हाथ में पकड़े तलवार के दोनों हिस्सों को सुहास को दे देता है और मैदान खड़े 20 आदमियों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और सामने के 2 आदमियों को इशारा कर देता है, जिसके बाद उन दोनों को छोड़कर बाकी के 18 आदमी मैदान से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद दक्ष उन्हें वार करने का इशारा करता है, जिसके बाद वह दोनों आदमी दक्ष की तरफ भागते हुए आने लगते हैं, लेकिन दक्ष अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। यह देखकर अमित कहता है, लगता है इस लड़का बहुत डर गया है, जिस वजह से अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। लेकिन चंद्रकला दक्ष की आंखों को देखने लगती है, जिनमें शांति है, और वह फिर अमित से कहती है, नहीं बेटा, वह डरा नहीं है बल्कि बहादुर है। इसके बाद जैसे ही वह दोनों आदमी दक्ष के करीब पहुंचते हैं, वैसे ही दक्ष अपनी जगह से 2 बार हिलता है और दोनों के चेहरे पर एक एक मुक्का मारता है, जिसके बाद वह दोनों वहीं पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। सिर्फ 10 सेकंड में काम तमाम। अब हम चलते हैं। राजीव सिन्हा को देखते हुए सुहास कहता है। इसके बाद दक्ष मैदान से बाहर आ जाता है और सुहास के साथ वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उन दोनों के सामने बहुत सारे लोग हाथ में तलवार लिए खड़े हो जाते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। यह देखकर सुहास फिर चंद्रकला रेड्डी और राजीव सिन्हा को देखते हुए कहता है, यह सब क्या है? मैंने पहले ही बोल दिया हिया कि मैं तुम सबके सारे मामलों से दूर ही रहूंगा, लेकिन तुम दोनों इसके बाद भी मुझे यहाँ से नहीं जाने देना चाहते हो। ठीक है, मैं एक बार फिर बोलता हूँ, मैं तुम्हारे किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं करूँगा। तुम लोग बस मुझे शांति से जीने दो। इसके बाद वीरप्पन रेड्डी सुहास को देखते हुए कहता है, हमने तुम्हें खोजने में जी जान लगा दी और जब तुम हमारे सामने खड़े हो तो हम तुम्हें ऐसे ही जाने दे? क्या तुम्हें शायद पता नहीं है कि हमने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या किया है? इसके बाद फिर चंद्रकला कहती है, सही कह रहे हैं मेरे पति, हमें क्या पता कि तुम आगे चलकर हमारे कामों में दखलंदाजी करोगे या नहीं। इसके बाद चंद्रकला उन सभी आदमियों को इशारा करती है कि वह उन दोनों को खत्म कर दे। इसके बाद उन सभी आदमियों के शरीर हरे रंग से चमकने लगते हैं और उनकी तलवारें भी। इसके बाद वह सभी दक्ष और सुहास पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। यह देखकर सुहास और दक्ष पीछे हटने लगते हैं और मैदान में बीचों बीच पहुंचकर खड़े हो जाते हैं और वह सभी आदमी उन्हें घेरकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद दक्ष सुहास की हाथों से वही तलवार के 2 हिस्सों को लेता है जिनमें जंग लगी हुई है। फिर वह उन 2 हिस्सों की मदद से ही लड़ता है और उन सभी आदमियों के हमलों को रोकने लगता है और साथ ही सुहास को भी उनके हमलों से बचाने लगता है। तभी एक आदमी हवा छलांग लगाता है और सुहास पर हमला देता है। यह देखकर दक्ष उस आदमी की तरफ हवा में छलांग लगा देता है और उसके सीने पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और अपने सीने पर हाथ रखकर तड़पने लगता है। इसके बाद दक्ष सुहास को मैदान के एक तरफ ले जाता है और सुहास को वहीं पर रहने का इशारा करता है। इसके बाद वह उन सभी आदमियों को देखने लगता है और तलवार के दोनों हिस्सों को अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ लेता है। तभी सुहास दक्ष को पीछे से आवाज देता है, इनके सभी आदमियों को मार डालो। सुहास की बात सुनकर दक्ष फिर तलवार के दोनों हिस्सों को सुहास को दे देता है
और उन सभी तलवार पकड़े हुए आदमियों की तरफ देखने लगता है और फिर उन्हें अपने एक हाथ से आगे बढ़ने का इशारा करता है, जिसके बाद वह सभी दक्ष की तरफ दौड़कर जाने लगते हैं और दक्ष भी उनकी तरफ दौड़कर जाने लगता है और उन सभी के ऊपर टूट पड़ता है। जिसके बाद दक्ष उनके हमलों से कुछ देर तक बचते रहता है और फिर दक्ष एक आदमी का तलवार उससे छीन लेता है। इसके बाद फिर दक्ष उनके सभी हमलों को उस तलवार से रोकता है और उन पर हमला भी करने लगता है। इसके बाद फिर वहां पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है और जो लोग दक्ष पर हमला कर रहे थे वह सभी जमीन पर एक एक करके गिरने लगे, जिनमें कुछ के सर नहीं थे तो किसी के हाथ पैर नहीं थे। इसके यह देखकर अमित राजीव सिन्हा को देखते हुए कहता है, दादा दादाजी यह इंसान ही है ना या फिर कोई किलिंग मशीन? यह तो हमारे सभी आदमियों को मारते काटते जा रहा है जैसे यह सब सब्जियां हों। इसको रोको नहीं तो यह हमारे 50 आदमियों को जान से डालेगा। लेकिन तभी राजीव सिन्हा उससे कहता है, मार डालेगा नहीं, मार डाला वो देखो। दक्ष उन 50 आदमियों को मारने के बाद सीधे आगे बढ़ने लगता है जहां पर अमित खड़ा हुआ है। अमित अपनी ओर दक्ष को आते हुए देख अपना हाथ आगे की तरफ करता है और हाथ के आगे 2 बर्फ के तीर बन जाते हैं और उन तीरों से दक्ष के सर को निशाना बनाकर छोड़ देता है। जिसके बाद वह दोनों तीर दक्ष की दिशा में बढ़ने लगते हैं। दक्ष उन दोनों तीरों को अपनी तरफ आते हुए देखता है और उन्हें तलवार की मदद से उन तीरों को अलग कर देता है, लेकिन इससे दक्ष की तलवार भी टूट जाती है। दक्ष फिर उस तलवार को दूर फेंक देता है और अमित की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर वीरप्पन रेड्डी अपने हाथ के नीले रंग के रोशनी का गोला तैयार करता है और दक्ष के सीने पर वार कर देता है, जिससे दक्ष अपनी जगह से उछल जाता है और दूर जाकर गिरता है और घिसटते हुए सुहास के पैरों तक पहुंच जाता है और उसी के पैरों के पास ही पड़ा रहता है। यह देखकर वीरप्पन रेड्डी कहता है, खबरदार, जो तुमने इस परिवार के किसी भी सदस्य को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसके बाद दक्ष अपनी जगह से उठता है और वीरप्पन रेड्डी को देखते हुए कहता है, क्या बात है, यह हुई ना बात, अब कोई मेरी टक्कर आया ना। वह सभी दक्ष की पहली बार आवाज सुन रहे थे, जिसे सुनकर राजीव सिन्हा कहता है, जब तक तुम कुछ बोल नहीं रहे थे तब तक मुझे लगा कि तुम गूंगे हो और तुम्हारे शरीर के नक्श को देखकर लगा कि तुम 35 या 40 के बीच के कोई इंसान होगे, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर लगता है कि तुम तो सिर्फ अभी बच्चे हो, लेकिन मानना पड़ेगा तुम में दम तो है। इसके बाद दक्ष अपने केप को सुधारता है और फिर धीरे धीरे वीरप्पन रेड्डी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वीरप्पन रेड्डी कहता है, बच्चे, आज तेरी मौत मेरे ही हाथों होगी, लेकिन मुझे अफसोस भी होगा कि तुम्हें अपनी जवानी में ही मरना होगा। इसके बाद वीरप्पन रेड्डी अपने हाथ में फिर से नीले रंग के रोशनी का गोला तैयार करता है और दक्ष के ऊपर फेंक देता है और एक और रोशनी का गोला अपने हाथों में बना लेता है और उसे भी दक्ष की तरफ फेंक देता है। लेकिन दक्ष अभी भी शांत होकर आगे बढ़े जा रहा है और उन दोनों रोशनी के गोलों को अपनी तरफ आते हुए देखते रहता है और वह पहले गोले को पकड़कर गोल गोल घूमने लगता है और उसी रोशनी के गोले से अपने तरफ आ रहे दूसरे रोशनी के गोले पर हमला कर देता है, जिससे दोनों आपस में ही टकरा जाते हैं और दोनों वही फट जाते हैं और उससे निकली ऊर्जा वहां फैल जाती है। इसके बाद यही प्रक्रिया 6 से 7 बार तक होती है, लेकिन वीरप्पन रेड्डी दक्ष को एक भी खरोच नहीं पहुंचा पा रहा था। यह देखकर राजीव सिन्हा और चंद्रकला रेड्डी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वीरप्पन रेड्डी दक्ष को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है और दक्ष अभी भी सीधा चलता जा रहा है, वह अपनी जगह से भटक ही नहीं रहा है। इसके बाद दक्ष चलते चलते वीरप्पन रेड्डी के सामने आकर रुक जाता है और उसके आंखों में देखने लगता है। तभी अमित बर्फ की नुकीली तीर दक्ष के सर की ओर छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वह तीर दक्ष के सर में घुस पाता, दक्ष अपना एक हाथ उठाता है और बिना देखे ही उस तीर को पकड़ लेता है
और उसको वीरप्पन रेड्डी के गले में भोंकने के लिए आगे बढ़ा देता है। और यह सब देखकर सभी सांसें हलक में आ जाती है, लेकिन वह बर्फ का तीर वीरप्पन रेड्डी के गले में घुस पाता कि तभी सुहास की आवाज आती है, रुक जाओ। सुहास की आवाज की जैसे ही दक्ष के कानों में पड़ती है, वैसे ही दक्ष अपने हाथ को रोक लेता है और वह तीर वीरप्पन रेड्डी के गले के पास रुक जाता है, लेकिन उस तीर का नुकीला हिस्सा वीरप्पन के गले को छू ही जाता है। इसके बाद सुहास आगे कहता है, बेटे उसे छोड़ दो, वह मेरी दोस्त का पति है और मैं अपनी दोस्त को विधवा नहीं बनाना चाहता हूँ। इसके बाद दक्ष तीर को वापस ले लेता है और पास ही के पेड़ पर फेंक देता है, जिसके बाद वह तीर पेड़ पर लगता है और पेड़ की दूसरी तरफ से निकलकर उसके बाद वाली पेड़ में जाकर लग जाता है। इसके बाद सुहास उन सभी के पास आता है और वीरप्पन को देखते हुए कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें यहाँ से जाने दो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात मानी ही नहीं। अगर वक्त रहते मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आज मेरी दोस्त विधवा हो जाती है और मुझे इसका जिंदगी भर मलाल रहता। इसके बाद सुहास सभी को एक नजर देखता है और कहता है, मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि मैं तुम लोगों के किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और यह बात तुम लोग भार्गव और शकुंतला तक भी पहुंचा देना। और हाँ, याद रहे मेरे कामों में भी तुम लोग किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, वरना क्योंकि मैं अपना जीवन शांति और खुशियों के साथ अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ बिताना चाहता हूँ और चैन से मरना चाहता हूँ। इसके बाद सुहास दक्ष को देखते हुए कहता है, बेटे चलो अब यहाँ से चलते हैं। इसके बाद दक्ष और सुहास वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सुहास चलते चलते रुक जाता है और पीछे पलटकर सभी को देखने लगता है जो उन्हें ही देखे जा रहे हैं। फिर सुहास हंसते हुए कहता है, कल दीपावली है, इसलिए दीपावली की बहुत सारी बधाइयां। इसके बाद सुहास दक्ष के साथ वहाँ से निकल जाता है। उन दोनों के जाने के बाद वीरापन कहता है, यह लड़का कौन था और सुहास के साथ क्या कर रहा है? इस लड़के को मौत से डर नहीं लगता है क्या? इसकी आंखों में मुझे अपनी मौत दिखाई देने लगी थी और इसने मेरे हमलों को मुझ पर ही फेंक दिया। यह लड़का बिना शक्तियों के इतना खतरनाक है, अगर इसके पास शक्तियां होती तो कितना खतरनाक होता। वीरप्पन की बात बात पर राजीव सिन्हा कहता है, समधी जी आप इतना परेशान मत होइए, वह लड़का कलरिपेट्टू का अभ्यास करता है, जिस वजह से वह इतना ताकतवर है। शायद आपने अच्छे से देखा नहीं, वह लड़ने के लिए कलरिपेट्टू युद्ध कला का इस्तेमाल कर रहा था और वह उसमें बहुत अच्छा है। इसके बाद राजीव अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, सुहास जो कहता है वह उस बात को पूरा भी करता है, इसलिए वह हमारे किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। तो अब से हम उससे किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखेंगे, उसे उसकी जिंदगी जीने देंगे। यह बात मुंबई तक भी पहुंचा दो और हमारे सभी आदमियों को भी संदेशा भिजवा दो कि कोई भी अब सुहास को नहीं खोजेगा। इसके बाद मुंबई में भी भार्गव कुंद्रा और शकुंतला अवस्थी तक बात पहुंच गई और दिल्ली में क्या क्या हुआ वह बात भी पहुंच गई और उन लोगों ने भी यह फैसला लिया कि वह लोग सुहास से दूर ही रहेंगे और उसे उसकी जिंदगी उसके मुताबिक जीने देंगे। लेकिन राजीव सिन्हा और चंद्रकला रेड्डी के दिमाग में अलग से भी कुछ और ही प्लान था। वह दोनों अपने कुछ खास आदमियों को दक्ष के साथ आए लड़के के बारे पता लगाने को कहते हैं, क्योंकि उन दोनों को दक्ष बहुत पसंद आया था। भले किसी ने दक्ष का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसकी लड़ने की कला देखी थी और उसने अकेले ही उनके 50 आदमियों को आसानी से मार डाला था। वही दूसरी तरफ दक्ष और सुहास होटल पहुंच चुके थे और अपने अपने कमरे चले गए। दक्ष अपने कमरे में जाने के बाद कमरे में यहाँ वहाँ देखता है और फिर अपने कपड़े उतारकर सिर्फ एक टॉवल लपेट लेता है और कमरे के बीचों बीच ध्यान मुद्रा में पालथी मारकर बैठ जाता है। उसका ऊपरी शरीर बिना कपड़ों के था, उसने सिर्फ टॉवल लगाया हुआ था। वही होटल रूम के एक कमरे के अंदर 5 लड़कियां बैठी हुई है
और उनके सामने एक मॉनिटर है जिसमें वह दक्ष को देख रहे हैं। यह पांचों वही लड़कियां हैं जो दक्ष को अपने जाल में फंसाकर पैसे ऐंठने वाले थे। तभी रिसेप्शनिस्ट लड़की कहती है, अब यह रही रूम की दूसरी चाबी और अपने काम में लग जाओ, वह कमरे में आ चुका है। इसके बाद चौथी लड़की कहती है, ठीक है, इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अब तो इसे मैं अपने जाल में फंसा के ही रहूंगी। इसके बाद वह चौथी लड़की उस कमरे से छोटे छोटे कपड़े पहनकर दक्ष के कमरे के लिए निकल आती है और बाकी के चारों लड़कियां मॉनिटर से उस कमरे के अंदर देख रहे हैं। कुछ देर के बाद वह लड़की दक्ष के कमरे के बाहर आ जाती है और धीरे से उस कमरे के दरवाजे को खोलती है और अंदर चुपचाप चली जाती है। और अंदर आने के बाद वह दक्ष को देखने लगती है जो नीचे पालथी मारकर ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। इसके बाद वह दक्ष के पास बैठकर उसके कसे हुए शरीर को देखने लगती है। वह लड़की दक्ष को एक तक देखे ही जा रही थी। वह यह भूल ही गई थी कि वह यहाँ पर किस काम से आई थी। यह सब कैमरे से उसके चार साथी भी देख रहे थे। कैमरे से कमरे के अंदर का नजारा देखकर रिसेप्शनिस्ट लड़की उस चौथी लड़की को कॉल करती है और उस चौथी लड़की का मोबाइल बजने लगता है, जिससे उस लड़की का ध्यान टूटता है और वह दक्ष को देखना बंद कर देती है और कॉल उठाती है और कहती है, क्या है, कितना अच्छा लग रहा था, बीच में ही डिस्टर्ब कर दिया, बताओ अब क्या है, किस लिए कॉल किया है। इसके बाद फोन के दूसरे तरफ से आवाज आती है, पागल लड़की, तू भूल गई है क्या वहां क्या करने गई है और क्या कर रही है वहां पर? यहां से हम सब कुछ देख रहे हैं। इसके बाद उस लड़की को याद आता है कि वह दक्ष के कमरे में क्यों आई थी। वह तो भूल ही चुकी थी कि वह यहाँ पर क्यों आई थी। इसके बाद वह लड़की कहती है, ठीक है, अब रखो और मैं अपना काम शुरू करती हूँ। इसके बाद कॉल कट हो जाता है और फिर वह लड़की को दक्ष के पास बैठकर उसके सीने पर धीरे धीरे अपना एक फेरने लगती है। वो एक कहती है, अब अपनी आंखें खोल भी लो, देखो तुम्हारे सामने पास कौन है। ऐसे कहते हुए उसके हाथों की उंगलियां दक्ष के चेहरे पर चली जाती है और दक्ष के चेहरे पर उंगलियां फेरने लगती है, लेकिन दक्ष है कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। यह सब देखकर वह लड़की गुस्से से चिल्लाती है, लेकिन दक्ष तब भी अपनी आंखें नहीं खोलता है। वह चुपचाप अपनी आंखें बंद किए हुए है। इसके बाद वह लड़की मन में कहती है, यह लड़का तो साधु सन्यासियों की तरह ध्यान में लीन हो गया है, जैसे कोई साधु हो, कहीं यह मर तो नहीं गया है। इसके बाद वह लड़की दक्ष के नाक के पास अपनी उंगलियां रखकर उसकी सांसें जांचती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसके बाद वह अपनी कान को दक्ष के सीने पर लगाती है और उसकी धड़कनें सुनने लगती है, लेकिन उसे दक्ष की दिल की धड़कनें सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद तो उस लड़की की जान हलक में आ जाती है और कहती है, यह लड़का तो मर चुका है, शायद इसलिए यह लड़का अभी तक यह मेरी आवाज से नहीं उठा था, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मैं इसके मौत के इल्जाम में फंस सकती हूँ। इसके बाद वह लड़की अपना मोबाइल निकालती है और उसी रिसेप्शनिस्ट लड़की को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि वहाँ क्या चल रहा है। यह सुनकर वह रिसेप्शनिस्ट लड़की कहती है, यह तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है, जल्दी से वहां से सारे कैमरे निकाल के ला लो और ध्यान रहे कोई तुम्हें उस कमरे से निकलते हुए देख ना ले। इसके बाद वह लड़की वैसा ही करती है जैसा उसे करने को कहा जाता है और उस कमरे से चली जाती है। उस कमरे से उस लड़की के जाने के बाद दक्ष अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मूर्ख लड़की, मुझे मारा हुआ समझ बैठी, अब रात भर वह चिंता में अच्छे से सो नहीं पाएगी और जब वह सुबह मुझे जिंदा और सही सलामत देखेगी तब उसका चेहरा देखने लायक होगा। दक्ष और सुहास सुबह सुबह ही होटल से निकल जाते हैं। जब होटल से दक्ष और सुहास निकल रहे थे तब वही चौथी लड़की दक्ष को सही सलामत देख उसके तो होश ही उड़ गए थे। वह रात भर दक्ष के बारे में सोच कर सो नहीं पाई थी और सुबह दक्ष को जिंदा देख वह चक्कर खाकर गिर भी गई थी।
लेकिन उसके साथियों ने उसे संभाल लिया था और आंखें फाड़ फाड़ कर दक्ष को जाते हुए देख भी रहे थे और सोच रहे थे कि यह तो जिंदा है और हम सबके किए कराए पे पानी फेर दिया। वही राजीव सिन्हा के आदमी दिल्ली भर में सुहास को खोज रहे थे और उसके साथ आए लड़के को भी, लेकिन उन्हें दक्ष और सुहास कहीं भी नहीं मिला। लेकिन उन लोगों ने यह पता लगा लिया कि उनकी कार किसकी थी, जिस वजह से वह लोग उस होटल में चले गए जहां दक्ष और सुहास रुके हुए थे और वहां पूछताछ करने लगे कि कोई सुहास नाम का इंसान यहां आया था कि नहीं, जिसके जवाब में वही रिसेप्शनिस्ट लड़की बताती है कि इस होटल में इस नाम का इंसान रुका था और उसने 2 रूम बुक किए थे अपने नाम से, एक वह खुद रुके थे और एक में उसके साथ आया एक लड़का, और वह सुबह सुबह ही चले गए। उसके बाद वहां जांच पड़ताल करने आया आदमी उस रिसेप्शनिस्ट लड़की से कहता है कि वह उन्हें सीसीटीवी कैमरा में सुहास के साथ आए लड़के की फोटो दिखाने को कहते हैं, जिसके बाद वह लड़की अपने मॉनिटर में सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगती है। लेकिन वहां से कल से अभी तक का सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका था। यह देखकर वह आदमी कहता है, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? इसके बाद वह लड़की कहती है, सर हमारे यहाँ से किसी ने कल से आज तक का सारा सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुकी है, जिस वजह से हम उसकी फोटो आपको नहीं दिखा सकते हैं। इसके बाद वह आदमी उस लड़की से उन दोनों की डिटेल्स मांगता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि उनके कंप्यूटर से भी उनकी डिटेल्स डिलीट हो चुकी थी। उस लड़की की बात सुनकर वह आदमी उस होटल से निकल जाता है और राजीव सिन्हा को कॉल करके बता देता है कि होटल में क्या हुआ है, जिसके बाद राजीव सिन्हा उन्हें वापस आने को कह देता है और अपने दूसरे कामों में लग जाने को कहता है। आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक और कमेंट जरूर करें।